जनरली 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो मिलेंगे आपको वो पंडित जी वाली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। होता क्या है कि वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जिसको हम प्राचीन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसमें ना लोग ने ये बना दिया कि जैसे मांगलिक दोष है, 4th हाउस में मंगल बैठा होगा तो मांगलिक दोष। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि आपको मिनिमम 17 स्टेप्स करने पड़ते हैं। 17 स्टेप्स का मतलब है कि उसको लगन कुंडली भी देखनी पड़ेगी, नवाश। जब हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स देखने होते हैं कि एक तो प्लानिटरी पोजीशंस क्या हैं, कौन से हाउसेस में बैठे हैं, कौन से साइन में बैठे हैं, एक तो ये हो गया। फिर किस देखो मैं आपको ना आज वो सीक्रेट बता देता हूँ जो जनरली लोगों को ना बताया नहीं जाता। एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 2 पार्ट्स। वन इज अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेसी है तो प्रिडिक्शंस गलत क्यों निकल रही हैं या प्रिडिक्शन कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों निकल रही है। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी और हमारी जो ट्रेडिशनल पंडित जी वाली एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या क्या फ़र्क आता है। सेम इंसान अगर अलग अलग जगह कुंडली एनालाइज कराता है तो सब जगह उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए जुड़ रहे हैं askganesha.com के अभिषेक सर से, जहां हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स और ये भी समझेंगे कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी क्या क्या अलग प्रिडिक्शंस देती हैं, किन बेसिस पे काम करती हैं और कितनी एक्यूरेसी है इन दोनों में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में है, हम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू कुंडली एनालाइज कर लेते हैं, एआई के थ्रू कर लेते हैं, तो कितनी एक्यूरेसी उनमें भी है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं askganesha.com के अभिषेक सर। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के कैसे कैसे सीक्रेट्स हैं जो हमें अनलॉक करने चाहिए। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड आई एम फाइन। और आज हम जो बात आपने बिल्कुल ठीक करी कि हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी और पंडित जी वाले एस्ट्रोलॉजी वैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पंडित जी वाली एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी दोनों है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। सिर्फ फ़र्क ये हो गया है कि जब पंडित करते थे जो उन्होंने वो वैसे ही कपड़े पहनने होते थे और मंदिर में बैठे होते थे, तो इसलिए वो पंडित वाली एस्ट्रोलॉजी बोल देते थे। आजकल क्या है कि एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, हर पर्सन अपना कोई ना कोई एजुकेशन कर रखी है और वो एस्ट्रोलॉजी एज अ हॉबी सीख रहे होते हैं। उसके बाद फिर देन दे कम इनटू द प्रोफेशन, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो अपनी दूसरी एजुकेशन भी होती है, तो दैट इज़ वाई दे कॉल इट कि भाई ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। फ़र्क थोड़ा सा तो है। जैसे? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल है। जनरली 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो मिलेंगे आपको वो पंडित जी वाली एस्ट्रोलॉजी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। पंडित जी वाली एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। होता क्या है कि वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जिसको हम प्राचीन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसमें ना लोग ने ये बना दिया कि जैसे मांगलिक दोष है, 4th हाउस में मंगल बैठा होगा तो मांगलिक दोष हो जाता है लगन कुंडली में, ठीक है। अब एक के हॉरोस्कोप में वो कहते हैं कि इसकी हेल्थ में ख़राब होगा, एक से कहते हैं कि किसी की इसकी स्पाउस की प्रॉब्लम आएगी, एक की किसी और के हॉरोस्कोप में कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी को ये कहते हैं कि इसकी और लाइफ में कोई और दिक्कत आ जाएगी। सेम प्लैनेट उसी पोजीशन में 4th हाउस में बैठा है, तो अलग अलग रिजल्ट देने का क्या मतलब है। एग्जैक्टली हम लोग भी अगर किसी पंडित जी पे जाते हैं या हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पे, तो एक चीज़ एक बताता है और वही अलग चीज़ सेम कुंडली देख के अलग एस्ट्रोलॉजर बता रहा होता है। और अगर हम चारों अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो चारों अलग अलग अपनी अलग प्रिडिक्शंस देते हैं। तो क्या फ़र्क है, क्यों इतना अलग डिफ्रेंसिएशन क्यों है ये? देखो इसका रीज़न ना एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है। मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। ठीक है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि आपको मिनिमम 17 स्टेप्स करने पड़ते हैं। अच्छा। 17 स्टेप्स का मतलब है कि उसको लगन कुंडली भी देखनी पड़ेगी, नवांश भी देखना है, सारे डिविजनल चार्ट, सप्तांश होगा, दशांश होगा, वो भी देखना है, कंबेशन, एक्सॉल्टेशन, रेट्रोगेशन, षडबल, अष्टक वर्ग, ये 17 स्टेप्स मिनिमम। मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ जिसमें योग दोष सब आने हैं। अच्छा। 17 स्टेप्स मिनिमम अगर लगाने हो, ह्यूमनली थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जैक्टली। है ना। आप सारे के सारे याद रखो और आप उसको हर प्लैनेट के 17 स्टेप्स करने हैं। मान लो 2 इकट्ठे हो गए तो 1 + 1 2 × 17। अगर 3 आपके प्लैनेट से इकट्ठे हो गए तो 3 × 17। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने लगते हो तो यू आर बाउंड टू मिस समथिंग। एग्जैक्टली। आप
पॉसिबल नहीं है कि सारे लगा लो। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगर आप देखेंगे, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जनरली होता क्या है कि दे मिस आउट ऑल ऑफ द स्टेप्स। बेसिक 2-3 चीज़ें इन्होंने देखनी, लगन कुंडली देख ली, नमाज देख लिया और एक आध कंबशन या एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन ये देख ली। तो 3-4 स्टेप्स लगा के उन्होंने प्रेडिक्शन दे देनी है। ठीक है। कौन से 3-4 स्टेप वो लगा रहे हैं, हर एक पर्सन अलग, कोई 3-4 स्टेप कोई और लगा रहा है, कोई 3-4 स्टेप और लगा रहा है, कोई 3-4 और स्टेप लगा रहा है। अच्छा, हर पर्सन अलग-अलग स्टेप्स लगा रहा है। अपने अपने अकॉर्डिंग। अपने-अपने इस पे उनकी मास्टरी हो रही है, वो लगा लेते हैं। अच्छा। जिनमें वो कंफर्टेबल है वो लगा लेते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि प्रेडिक्शंस आर डिफरेंट। अच्छा। ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन नहीं निकलती, प्रेडिक्शन निकलती हैं बट दे आर नॉट सो एक्यूरेट। हम्म। नाउ द साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की जो हम प्रैक्टिस करते हैं आज गणेश पे भी, और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं जो कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ पॉडकास्ट पे ये कहूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही है ठीक, बाकी सारे लोग गलत हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, वी हैव ऑल्सो लर्नड इट एंड वी आर ऑल्सो डूइंग इट। फ़र्क ये है कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, बट इसका एक तरीका है। उस तरीके से क्या होता है कि आप नक्षत्रों और उपनक्षत्रों को चेक करके कौन से हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं, कुंडली के 12 हाउसेस में कौन कौन से हाउसेस हर प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेस पे आप ग्रिड बनाते हो, उस ग्रिड के हिसाब से आप प्रेडिक्शन देते हो। द बेस्ट पार्ट इज जो फॉर्मूला आपको बनाया गया है एन इवेंट ऑफ लाइफ, लेट्स से मैरिज के लिए एक फॉर्मूला है विच इज़ 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। अगर ये कंबाइन होंगे मैरिज इज़ पॉसिबल। इसी से मैरिटल लाइफ भी पॉसिबल है। अगर मैरिटल लाइफ अच्छी होगी तभी जब 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे होंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 वाला मैरिज के लिए मेरी हॉरोस्कोप पे लग रहा है, वही आपकी हॉरोस्कोप पे भी लगेगा, वही 3rd पर्सन की भी हॉरोस्कोप पे लगेगा और वही 4th पर्सन की भी हॉरोस्कोप पे लगेगा। अच्छा। सेम फॉर्मूला लगेगा और सबके रिजल्ट्स जैसे वो होंगे हॉरोस्कोप में वैसे ही आएंगे। ओके। अब ये बात आती है कि आप 4 एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए और चारों अलग अलग देते हैं। द मेन रीज़न इज़ कि वो अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे जो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ 95% दे विल गिव द सेम प्रेडिक्शन। ओके। फ़र्क आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सिस्टम सेम है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। हर एक जैसे ही निकलता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर रिलायबल। ओके। इट्स लाइक मैं आपसे अगर पूछूं 1+1 कितना होता है, 2। और अगर सपोज मैं 5th क्लास के बच्चे से पूछूंगा वो कितना बताएगा, 2। है ना? चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो PhD होल्डर हो, सब लोग एक ही बनाएंगे बिकॉज देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला टू डू इट। सो व्हेन देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला विच इज ईजिली रेप्लिकेबल, इट इज सिंपल एंड लॉजिकल, जी। तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक निकलेंगे। ऑल दोज हु हैव स्टडीड इट, जिनको ये पता है कि लॉजिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, एंड दे गिव द प्रेडिक्शंस एक्यूरेटली, वो सबकी एक जैसी ही निकलने वाली है। अच्छा। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, अभी भी ये बोलता हूँ, थोड़ा सा फर्क हो सकता है ऑन एक्सप्लेनिंग। ओके। आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बिकॉज हर एक के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन का तरीका तो सबका सेम है, लेकिन हाँ ये है कि रेसिपी सारी सिमिलर है। बस यही डिफरेंस है। अगर आपने मास्टर शेफ देखा हो, एक ही डिश बन रही है, एक ही उनके पास सब कुछ, वो दे देते हैं कि ये डिश आपको बनानी है, बट सबकी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, बट अल्टीमेटली दे अचीव 90% ऑफ द सेम थिंग, है ना? तो सिमिलरली साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में द रेसिपी इज सेम, द सिस्टम इज सेम, इट इज़ जस्ट कि हाउ यू डिलीवर इट, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, नहीं तो नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये आपके एक्सपीरियंस और आपकी अपनी लॉजिकल सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई हैव 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू एस्ट्रोलॉजी, और मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को पिछले 24 साल से इनफैक्ट कर रहा हूँ। ओके। जब मैं शुरू हुआ था और जो मैं आज हूँ, द सिस्टम इज सेम, द प्रेडिक्शंस आर सेम, इट इज़ ओनली इन हाउ आई डिलीवर इट, हाउ आई लॉजिकली एक्सप्लेन इट, वो डिफरेंस आ गया। ओके। मैंने जैसे बताया 2, 7, 11 इज़ फॉर मैरिज, ठीक है ना? अब मैरिज का टाइम आ गया, दशा भुक्ति अंतर कह रही है कि भाई 2, 7, 11 आ रहा है, प्लैनेट्स सिग्निफाई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे शादी हो सकती है, एंड दैट इज़ पॉसिबल, राइट? बट अब लॉजिक में मैं कहता हूँ कि कब करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस टाइम पे होगी, मैं कहूँगा इस टाइम पे करो या इस टाइम पे मत करो। इवन 2, 7, 11 आ रहा है तब भी मैं मना कर देता हूँ, मत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा ये अपना ये मानना है कि आई लुक एट द फ्यूचर दशा पीरियड्स ऑल्सो, ओके। कि आगे की दशा पीरियड में कहीं सेपरेशन के कॉम्बिनेशंस तो नहीं आ रहे इनिशियल स्टेजेस पे। फॉर एग्जांपल मैरिज आज 2026 में हुई है, तो 2027-28 में जो मैरिटल लाइफ के डिस्टर्बेंसेस तो नहीं आ रहे कहीं। अगर तो प्लैनेट्स आगे जाके मैरिटल लाइफ के डिस्टर्बेंसेस बता रहा है, तो
एकदम से आज शादी करोगे तो शुरू के अगर 2-3 साल ठीक नहीं निकले तो रिफ्ट सारी ज़िंदगी का पड़ जाता ये तो है ना। और अगर शुरू के 3-4 साल ठीक दिखा रहा है पीरियड, तो उस टाइम पे करने पे आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर उसके बाद अप एंड डाउन कभी भी होगा, इट विल स्टिल बी अंडर कंट्रोल। एग्जैक्टली तो ये लॉजिक है। एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाती है, एक बैलेंस बन जाता है। एब्सोल्युटली। शुरू में अगर रिफ्ट आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल है, हम्म बाद में आता है इट्स स्टिल मैनेजेबल। एग्जैक्टली अब यहाँ ये लॉजिक का फर्क पड़ जाता है। सिमिलरली आई डू दिस फॉर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, सिमिलरली आई डू दिस फॉर आपके बिजनेस में या जॉब में, करियर में, या आपके ट्रैवल में। ट्रैवल का टाइम तो आ रहा है, बट ट्रैवल के टाइम जैसे मान लो किसी ने जैन में जाना है या फेब में जाना है, या लेटर ऑन ड्यूरिंग द लेट्स से दिसंबर में जाना है किसी ने, तो मैं उनको ये एडवाइस कर देख लेता हूँ कि आगे की दशा पीरियड क्या आ रही है। लेट्स से दे आर गोइंग फॉर, आस्क देम कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, 15 दिन, 20 दिन, या 3 दिन, 4 दिन, जो भी है। उन 3-4 दिनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, या उन 3-4 महीनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर वो आ रही है तो देन आई एडवाइस देम डोंट गो नाउ, ओके बिकॉज आपका ट्रैवल का तो कॉम्बिनेशन है, आप चले तो जाओगे, बट देन यू विल हैव प्रॉब्लम ओवर देयर। यहाँ पे प्रॉब्लम आप फिर भी वो ना जिसे कहते हैं मैनेज कर सकते हो। अनजान देश में या जिसमें आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं जाते हो, उस जगह पे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये लॉजिक एंड रीजनिंग लोग लगाते नहीं है, अच्छा वो विद एक्सपीरियंस आता है, और या फिर कोई बंदा आपको लॉजिकली पढ़ाते हुए समझा रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टीच एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उनको लॉजिक्स साथ में बताता हूँ कि यार शादी ना सिर्फ ये नहीं कि तुमने ये प्रेडिक्ट कर दिया शादी इस टाइम पे होगी, आप उसको ये बताओ कि शादी कब करनी चाहिए, या चाइल्ड बर्थ प्लान कब करना चाहिए। अगर आगे के 9 मंथ्स ठीक नहीं आ रहे हैं, देन इस टाइम पे कंसीव अगर करेगी लेडी तो प्रॉब्लम है आगे जाके यार। बिल्कुल वो लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी उसकी। बट 99% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, इवन इफ दे आर प्रैक्टिसिंग साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, दे डोंट गो इनटू द लॉजिक्स। ओके यहाँ फर्क आया। दिस इज हर एक की अपनी एक्सपीरियंस और अपने लॉजिक एंड थिंकिंग के ऊपर, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो सर जैसे कि हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये कोई साइंस है, बिलीफ सिस्टम है, क्या है, तो आप अपने शब्दों में, सिंपल वाले शब्दों में कैसे समझाएंगे? मेरा काम यही है कि कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड एज लॉजिकल एज पॉसिबल। देखो कोई भी चीज़ जितनी सिंपल होगी और लॉजिकल होगी, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी और उतना प्रैक्टिस करना ईजी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो डिफिकल्ट है, अगर इलॉजिकल होगा तो आपको खुद ही लगेगा यार ये तो बेकार है, एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, आई डोंट गो इनटू दिस जारगांव कि आपका प्लैनेट यहाँ बैठा है या वहाँ बैठा है, इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि देखो आपको प्रेडिक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, मैं आपको प्रेडिक्शन और गाइडेंस ही सीधा प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं आपको बता भी दूंगा कि आपका ये प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, या आपका प्लैनेट ये कंबस्ट है, या आपका ये चौथी की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, डजंट मैटर, आप उसका करोगे क्या? आपको समझ ही नहीं आना। कोई लेमन होगा, उन्हें ये भाव, दृष्टि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, वक्रिय हो रहा है, कुछ नहीं पता। उनको तो लगता है पता नहीं ऐसे कौन से बॉम्ब के नाम ले रहे हैं कि जो उनके ऊपर गिर रहे हैं। ये ना मैं कहना नहीं चाहता, बट कई बार ये गिराए जाते हैं। सी फियर इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स। या अगर आप किसी के दिमाग में फियर डाल दोगे ना, दे टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। कंप्लीटली अग्री। Being ethical system which I follow and logical system which I follow, I always tell people what is truth. मैं उनको एक बार बोल देता हूँ, देखो मैं ना रोज़ी पिक्चर नहीं दे सकता, अगर आपको रोज़ी पिक्चर चाहिए तो आप किसी और के पास जा सकते हो। मैं अगर आपको सही नहीं बताऊंगा, आपको सही से गाइड नहीं करूँगा, then there is no point of coming to me. एग्जैक्टली, कंप्लीटली अग्री। So now the thing is, to be very honest, जब हम scientific astrology system की बात करते हैं, why it is like this, it is a system which is simple to understand because इसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स देखने होते हैं। अच्छा। कि एक तो प्लानिटरी पोजीशंस क्या हैं, कौन से हाउसेज में बैठे हैं, कौन से साइन में बैठे हैं, एक तो ये हो गया। फिर किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किसके उपनक्षत्र में बैठे हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। ओके। ये ऑलरेडी जिसे हम कहते हैं कि आपकी दशा भी नक्षत्र के हिसाब से चल रही है। सो दैट मीन्स नक्षत्र ऑफ प्लैनेट मून, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से दशा चलती है, राइट। नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि बाकी प्लैनेट्स के लिए भी तो नक्षत्र इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। तो एक तो वो हो गया, और देन वो उपनक्षत्रों में किस में है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस। ओके। जब आप हाउसेस के कॉम्बिनेशन समझ जाते हो, विच इज़ लाइक 10 से 12 मेजर इवेंट्स हैं, और 10 से 12 मेजर इवेंट्स के मुश्किल से हर एक में 3-4 कॉम्बिनेशन ही हैं। अच्छा। तो 30-40 कॉम्बिनेशन है टोटल। अगर वो आपको यूज़ करना आ जाता है, आप उसको रट लेते हो। रटने में सिर्फ ये मान लो कि जैसे अगर A4 साइज पेपर है तो एक पेपर चाहिए आपको सिर्फ, एंड यू आर ऑल डन।
अच्छा, इट्स सो सिंपल बट दैट्स इट। एंड दैट्स इट एक्चुअली इट्स अ A4 साइज पेपर। आप उस A4 साइज पेपर में अगर आप लिखने लगोगे तो उसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो पूरे एक पेज के ऊपर सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, ओके, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एंड इट विल कवर ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, वो जो सिस्टम है, अगर वो मैं आपको भी दे दूँ पढ़ने के लिए एंड यू अंडरस्टैंड इट, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट एज गुड एज मी। अच्छा, द ओनली डिफरेंस वुड बी, जो मैंने कहा था, एक्सपीरियंस और लॉजिक का, बस वही है। लॉजिक का मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो बता सकता हूँ वाइल टीचिंग, बट कुछ तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना कि आप किस चीज़ से रेजोनेट करते हो, आपकी खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, एग्जैक्टली, है ना। अब लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर लेते हैं, कहाँ मैटर करता है। किसी के लिए 1000 रुपये ज़्यादा हो सकता है और किसी के लिए 1000 रुपये कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है ना। अब दिस इज़ अबाउट हाउ दे आर इन लाइफ। अगर मान लो किसी का काम नहीं चल रहा, उसको क्या, उसने कहा कि मेरा 10,000 का नुकसान हो गया या 50,000 का नुकसान हो गया, ये कोई नुकसान है? अगर पंडित जी ये बोल दें ये कोई नुकसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज पंडित जी ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। Completely उनके लिए agree. तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज अबाउट लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स। बट मेरा अपना ये मानना है कि एनी एस्ट्रोलॉजी इज नेवर 100%, इट कैन नेवर बी, क्योंकि आपके खुद के लाइफ डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट। हम्म, आप उस पर एक्ट अपॉन कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, अगर आपको टाइम खराब है और आप हाथ बांध के बैठ गए हो हम्म, तो वो और ख़राब ही होगा। सही बात है। इफ यू डोंट टेक एक्शंस तो वो जो बुरा टाइम है वो तो अपना निकल ही रहा है। वो अपना निकल रहा है और वो ज़्यादा ख़राब होगा, बिकॉज यू आर नॉट Exactly. डूइंग एनीथिंग टू रेक्टिफाई इट। सिमिलरली अगर अच्छा टाइम भी है, तो आपका आपने टाइम उसको ठीक लगा और utilize आप नहीं उसको किया। यूटिलाइज नहीं करे तो भी बेकार है। बिल्कुल, सो एंड ऑफ द डे इट विल ऑलवेज कम डाउन कि आप उस पर कर्म क्या कर रहे हो। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट कर्मास। इट वॉज ऑल अबाउट कर्मास एट द एंड। बट येस, लाइफ डायरेक्शंस मिल जाती है साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से, ठीक है, और आप उसको कैसे अपने कर्म में यूज़ कर सकते हो, उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो, वो गाइडेंस मिल जाती है, एंड दैट इज़ एक्यूरेट। तो सर आपके एक्सपीरियंस में एस्ट्रोलॉजी को लेके सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स क्या रहती हैं लोगों की? आई मीन टू से कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वहाँ वो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बताता है, वक्रीय प्लैनेट है, ये दशा चल रही है, नहीं समझ आता। समटाइम्स वो प्रिडिक्शन ऐसी देता है जो हमारी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट चल रही हो। तो एस्ट्रोलॉजी को लेके एक इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके पास अभी तक क्या आई हैं? देखो मेरे पास जो आती हैं, देखो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत कम ऐसा होता है, या मेरे पास आई डोंट नो समहाउ इट इज़ लाइक दिस, कि लोग धक्के खा के ही आते हैं। अब अच्छा, ऐसा मुझे इस क्यों लगता है कि दे हैव बीन टू सेवरल एस्ट्रोलॉजर्स, व्हेन दे कम दे से कि यार हमें तो किसी ने ये बताया था, हमें तो उसने ये बताया था, हमें तो उसने कहा था कि ये चीज़ें कर दो तो ठीक हो जाएगा, मगर अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा। जी, आपका नाम किसी ने रिकमेंड किया तो इसलिए हम आपके पास भी आ गए। अच्छा, मैं उनको कहता हूँ कि यार देखो आप इतने सारे को है तो या तो उनकी मान लो, या मैं आपको लॉजिक्स बता सकता हूँ। मैं आपको सिस्टम के हिसाब से, आई समटाइम्स यू वोंट बिलीव, आई इवन पिक अप द बुक विच हैज़ ऑल द कॉम्बिनेशंस एवरीथिंग, मैं उनके सामने रखता हूँ, ये है, ये चार्ट है, खुद पढ़ लो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आई एम नॉट मेकिंग इट अप। ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका सेपरेशन का टाइम चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, ये देखो चार्ट में ये टाइम आ रहा है। एंड इतने तो पढ़े लिखे लोग होते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा तुम तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। एग्जैक्टली, सो देन दे कम टू रियलाइज, हाँ यार ये बंदा तो ठीक कह रहा है। बट उनकी कंप्लेंट यही होती है कि भाई हम अगर उसके पास गए तो उसने ये बोला था। मैं कहा भाई अब मैं क्या करूँ, जिसकी जितनी लिमिटेड नॉलेज होगी वो तो वही बताएगा ना। अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाओगे तो चाइनीज़ खाना ही मिलेगा ना, वहाँ पे देसी खाना तो नहीं मिलने वाला ना। तो जिसकी जो नॉलेज है वो वही देगा आपको। आई हैव सर्टेन स्पेसिफिकेशंस, आई हैव सर्टेन सिस्टम्स विच आई फॉलो। मैं आपको वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, अच्छा, मैं उसी में गाइडेंस दे सकता हूँ। एंड बिकॉज सी मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, राइट। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी एज अ हॉबी, देन आई केम इनटू प्रैक्टिस एज अ पार्ट टाइम, एंड देन नाउ आई एम फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर। ओके, बट मेरी एजुकेशन अगर मैं देखूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है, मैंने रबर टेक्नोलॉजी भी की हुई है, मैं हैव डन फैशन डिज़ाइनिंग ऑल्सो, आई हैव डन फार्मेसी ऑल्सो। तो मैं बस अलग अलग एरियाज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बस आते गए, एंड आई हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग एक तो बन गई, एंड प्लस जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ इट मेक्स यू डू द लॉजिकल थिंग ओनली, बिकॉज वो बना ही इसी तरीके से कि लॉजिक से ही आप बता सकते हो, इलॉजिकली आप बात ही नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो उससे क्या है कि जो लोग कंप्लेंट्स जनरली जो आती यही आती हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, हम उसके पास गए, उसने, सब लोग अलग अलग बताते हैं। ये मेजर कंप्लेंट यही है सबकी। तो क्या आप मानते हैं कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से एक्यूरेसी लिमिटेड हो जाती है? हाँ देखो, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से एक्यूरेसी तो लिमिटेड है ही है। अच्छा, ऐसा क्यों?
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज़ नॉट सिंपल, देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू हैव टू अप्लाई। 17 तरह के स्टेप्स तो आपको मिनिमम करने पड़ते हैं, है ना? और एंड में क्या है कि इट इज़ टोटल कन्फ्यूजन। या अगर कोई लगाए भी लेगा ना, वो कंफ्यूज ही होगा कि मैं जवाब क्या दूं। इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं सर, ह्यूमनली अगर मैं बात करूं तो या तो वो जीनियस होगा या फिर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान होगा। हो ही नहीं सकता कि आप लगा लो और सारे बिल्कुल जो वो किताबों भी के हिसाब से लगा है वो टू वही बी द एग्जैक्ट होगा। पॉइंट। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना? और जब आप सोचने लगते हो कि आपकी खुद की एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो भी एक बीच में इंक्लूड हो जाता है। आपने 4 कुंडलियों में देखा कि मंगल ऐसे कर रहा है, ठीक है ना? मंगल मान लो अब अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा 4th हाउस में, तो आप 5वें में भी ब्लाइंडली ये कह दो कि मंगल 5वीं हॉरोस्कोप आई है, उसमें भी 4th हाउस में खराब ही होगा, चाहे हो सकता है ठीक रिजल्ट दे रहा उसमें, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम। जब आपके पास साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम होता है तो आपके सामने वो कॉम्बिनेशंस आपको पता है कि ये एक पेज के कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस को ही अप्लाई करके हर एक प्लैनेट का रिजल्ट निकालना है, चाहे वो मंगल नाम हो, चाहे उसका शनि नाम हो, चाहे उसका राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे चंद्रमा हो। अगर कोई प्लैनेट पॉजिटिव है मैरिज के लिए, चाहे वो इवन शनि हो चाहे राहु, अगर वो पॉजिटिव है मैरिज के कॉम्बिनेशंस दे रहा है तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि वो राहु की वजह से खराब दे देगा। अच्छा। मगर धारणा ये हो जाती है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में राहु शनि केतु, और आपने बहुत सारी पॉडकास्ट और रील्स में यही सुना हुआ। राहु केतु शनि को तो बदनाम कर रखा है। बिल्कुल इसी वजह से कर रखा कि नाम ही ऐसे उनके। जी। अब रावण का नाम है तो अब किसी बच्चे का नाम रावण रख दो, उसको ये तो रावण ही है, क्योंकि वो दिमाग में सिर्फ नाम की वजह से हो जाता है, इवन दो चाहे वो राम वाले काम क्यों ना कर रहा हो, राइट? इसी हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्लैनेट एक्चुअली में क्या रिजल्ट दे रहा है उसको चेक करना है, सिर्फ नाम से नहीं जाना। बिल्कुल सही। एंड दैट इज़ वेयर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स दे डू इट बाय जस्ट सीइंग कि ये नेम है इस वजह से इसके रिजल्ट होने वाला है। इट इज़ नेवर लाइक दैट। ओके। तो सर आजकल सॉफ्टवेयर से बन के कुंडलीज उसको भी बड़ा एनालाइज किया जाता है, बड़ा उसको माना जाता है, लोग आजकल सिंप्लीफाई करते हैं, सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवा लेते हैं, तो क्या वो एक्यूरेसी देती है? देखो मैं आपको ना अब आज वो सीक्रेट बता देता हूँ जो जनरली लोगों को ना बताया नहीं जाता। एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 2 पार्ट्स। ओके। वन इज कैलकुलेशन पार्ट। आपने वो बॉक्स सा देखा होगा जिसमें 12 हाउसेज Yeah. प्लैनेट्स होते हैं, जिसको कहते हैं लगन कुंडली, या सिर्फ कुंडली ही बांध लेते हैं, चाहे वो लगन की हो चाहे नवाश हो, कोई भी कुंडली हो, राइट? बिल्कुल सही। तो दैट इज वन पार्ट, दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेशन पार्ट, कि वो प्लैनेट कौन सी डिग्री पे कितने मिनट पे था एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके। 9 प्लैनेट्स की सारी वो आ जाती हैं, प्लस आपका लगन भी कौन से डिग्री पे था उस टाइम पे वो भी आ जाता है, बाकी हाउसेस कौन से डिग्री पे हैं वो सब कैलकुलेट होता है। ठीक सो है। दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट। देन उसका फलादेश यानी कि उसकी प्रेडिक्शन, अच्छा। वो एक सेकंड पार्ट है। सो दे आर 2 पार्ट्स ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजी में एक कैलकुलेशन है, एक है एनालिसिस। जो पहले अगर हम देखें तो पहले ना हाथ से बनाई जाती थी कुंडलियाँ। जी। आजकल कई जगह गिमिक भी है कि हम हाथ से कुंडली बनाते हैं, हम हाथ से कुंडली बनाते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इट इज़ नॉट सो। अच्छा। मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस में अगर मेरे पास महीने में मान लेते से कि 10 लोग अपने वो हॉरोस्कोप लेके आए जो हाथ से बनी हुई, आजकल 90% ऑफ द पीपल जो लाते भी है ना वो कंप्यूटराइज्ड ही प्रिंट आउट ही लाते हैं, बट ऐसे 10 लोग भी हैं जो पुरानी मई जी हमारे पंडित जी ने बनाई थी हॉरोस्कोप हाथ से लिखी हुई। 10 में से उसमें मिनिमम 4 गलत ही निकलती हैं। अच्छा। क्योंकि आप एक प्लैनेट कितने डिग्री पे कितने मिनट में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लगन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो हाथ से जब आप कैलकुलेशन करने लगते हो उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस है ही हैं। इट इज़ ये नहीं कि 1 + 1 2 नहीं करना, ये इतना सिंपल नहीं है। इट हैज़ रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। उसके लिए आपके प्रॉपर एफेमरीज भी चाहिए, आपको हर प्लेस के हिसाब से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन करो। तो पहले क्या था कि सॉफ्टवेयर्स वर वेरी कॉस्टली या दे वर नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल नहीं थे यू हैड नो ऑप्शन, यू हैड टू डू इट। जब सॉफ्टवेयर्स आने लगे तो सॉफ्टवेयर इज जस्ट नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ कैलकुलेटर। ओके। आपके पास मान लो अगर 50 नंबर्स हैं अलग अलग 3 डिजिट के 4 डिजिट के, और आपको उसको ऐड अप करना है, आप मैन्युअली कर सकते हो, बट उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं और टाइम भी बहुत लगता है। एग्जैक्टली। मगर आपका कैलकुलेटर है, आपने सिर्फ पंच किया, प्लस का बटन दबाया, फिर पंच किया, फिर प्लस का बटन दबाया, एंड इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स एंड द कैलकुलेशन विल बी एक्यूरेट। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन एंड एनहांस वर्जन ऑफ अ कैलकुलेटर। जो आपका सॉफ्टवेयर है इट इज़ जस्ट अ कैलकुलेटर ऑफ द डिग्रीज एंड मिनट्स एंड द लगन कुंडली वगैरह जितने भी हैं। अच्छा। पहले क्या होता कि महंगे बहुत होते थे तो नहीं खरीद पाते थे, अब नाउ इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, इट इज़ डैम चीप।
या ऐसे तो फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप प्रेडिक्शन पार्ट उससे नहीं निकाल सकते, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट निकाल सकते हो। अच्छा कैलकुलेशन पार्ट आई ऑलवेज से कि आपको निकालनी उसी से चाहिए। अच्छा मैं हाथ से भी निकाल सकता हूँ, बट मैं क्यों अपना इतना टाइम और एफर्ट डालूं, प्लस उसमें गलती होने के चांसेस भी रखूं, क्यों करना है? सो एटलीस्ट आपके पास जो सामने चार्ट आया है वो तो एक्यूरेट हो। अब प्रिडिक्शन एक्यूरेट आप दे सकते वो आप किस सिस्टम को फॉलो करो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर तो आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हो तो योर चांसेस ऑफ गिविंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आर वेरी हाई। ओके वेराज अगर आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो इट इज़ लाइक ड्राइविंग मारुति 800, और अगर आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम कर रहे हो इट इज़ लाइक ड्राइविंग अ मर्सिडीज। ओके है चारों पहिए में, चार वो भी वहाँ पहुँचा देगी, वो भी पहुँचा देगी, बट आपको कंफर्ट, ईज एंड एक्यूरेसी जितनी आपको मर्सिडीज में मिलेगी, यू माइट नॉट फाइंड इट एट 800। या इट डजंट मीन कि 800 इज़ अ बैड कार, अच्छी है, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष के लिए सबसे ज़्यादा चली वही कार है। बिल्कुल इट इज़ अ सही। कॉमन मैन्स कार, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी यू एक्चुअली नीड अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। तो सर अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर फेल होता है, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स फेल होते हैं, ये ना थोड़ा सा डिबेटेबल है। एस्ट्रोलॉजी कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट। मैं आपको आज पॉडकास्ट पे क्लियर बता रहा हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स एडमिट ही नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, जो हमने प्रेडिक्शन दे दी ये एक्यूरेट है, और ये भाई नहीं है, यू आर नॉट गॉड्स। चाहे कितना भी हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम लगा लें, देयर इज ऑलवेज अ सुपर नेचुरल विच इज गॉड, एग्जैक्टली। एंड देन देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज देयर, विच इज योर कर्मा। आपको भगवान ने एक ना लाइफ का पैटर्न दे दिया, आप मगर उस पर अगर काम नहीं कर रहे हो तो भी रिजल्ट नहीं आने वाले। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में राजयोग लिखा है कि आप यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ ऑफ योर्स, लेकिन आप उस पर मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो कोई आके घर पे आपको पैसे दे के नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली, तो यही है। और एक मजे की बात बताऊं, देयर इज नो सच थिंग एज राजयोग। अच्छा साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में देयर इज नो योगास, देयर इज नो दोषास, नथिंग। अच्छा राजयोग का मतलब अगर हम बेसिकली करें, राजयोग इज कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस और बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। बिल्कुल। ठीक है ना? वो तभी हो सकता है जब आपके प्लैनेट, जो भी प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, भुक्ति वगैरह जो भी चल रही है, वो पॉजिटिव हो उस काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो फाइनेंस के लिए पॉजिटिव हो, हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव हो, करियर के लिए भी पॉजिटिव हो, इवन फैमिली लाइफ के लिए भी पॉजिटिव हो। इतना पॉसिबल होता है? 90% ऑफ द केसेस में नहीं होता, बट कुछ लोगों में होता भी है। अच्छा। तभी तो कुछ लोग ही हैं जो राज कर रहे हैं। यू गेट इट, कि कुछ लोग ही हैं, है ना? बट सिर्फ पैसे से आप राजयोग हो जाएगा? देखो, एक वो भी पर्सन हो सकता है जो थोड़ा बहुत ही कमा रहा है, बट उसकी कमाई जितनी उसको चाहिए अपनी लाइफ को रन कर लिए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमा रहा है, ही इज़ कंफर्टेबल विद दैट, उसकी मैरिटल लाइफ भी ठीक चल रही है, उसकी हेल्थ भी ठीक चल रही है, उसके बच्चों के साथ भी उसकी फैमिली लाइफ भी ठीक चल रही है, तो चाहे वो करोड़पति नहीं है बट स्टिल ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ। वो अगर हम सिर्फ बात करने के लिए राजयोग बोल रहे हैं, बट उसके प्लैनेट्स ऐसे हैं कि उसको सब कुछ ठीक ही रखा हुआ है, बैलेंस्ड आउट है उसका लाइफ, ही इज़ फाइन विद इट। ऐसा नहीं है कि उसको अंबानी बनना, उसको एलॉन मस्क बनना, इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जैक्टली। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने अमीर होगे तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? अब ये लॉजिक और रीजनिंग और बीइंग सिंपल इज़ नॉट टॉट एनीवेयर। या ये आपको जब हम क्लासेस लेते हैं तब हम उसको बताते हैं कि देश काल पात्र एक ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। देश काल पात्र का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 2 हॉरोस्कोप हैं और दोनों में भरपूर पैसा है, कौन कितना कमाएगा ये नहीं बता सकते आप। अगर इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से कि शाहरुख खान है। शाहरुख खान हैज़ रिजन फ्रॉम जीरो टू अ बिग हीरो और वेल एस्टैब्लिश है, सब कुछ है, तो इसके मतलब उसकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट शुड बी गुड। अब हम किसी फॉरेन के एक्टर को ले लेते हैं, लेट्स से रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो वो था आयरन मैन बना था, ठीक है, उसको ले लेते हैं। उसने भी बहुत ज़िंदगी में पैसा कमाया, बहुत उसकी फिल्म्स भी अच्छी गई हैं, ही इज़ ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी, तो उसकी भी मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए। बट अगर आप वेल्थ में देखो, एंड द टाइम अमाउंट ऑफ अर्निंग फ्रॉम एक्टिंग उसका ज़्यादा है, शाहरुख खान का कम होगा, जस्ट बिकॉज कि हिंदी की जो व्यूअर्स हैं वो कम है, इंग्लिश के व्यूअर्स ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड। उनकी मूवीज़ बिलियंस में कमा रही होती है, हमारी 1000 करोड़ में होती है, बस यही फ़र्क है। हमारी 3000 करोड़ भी अगर एक कोई मूवी चली गई या 2000 करोड़ चलेगी, हम क्या कहते हैं, इट्स लाइक बहुत बड़ा अमाउंट बना लिया। उनकी 1 बिलियन 2 बिलियन ऐसी चली जाती हैं, है ना? इट इज़ जस्ट कॉम्बिनेशन वही है, सब कुछ वही है। इट इज़ जस्ट कि वो देश, काल और पात्र कौन से समय पे चल रहा है,
कौन सी चीज़ है जितनी एक्सेप्टेंस, जितनी वाइडली एक्सेप्टेंस है उतनी ज़्यादा बिक्री है। बिल्कुल सही। अब यही लॉजिक है। अब लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट से दैट, मैं आपको क्वांटिफाई नहीं कर सकता। बट अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छा पैसा कमाने का बना हुआ है योग, तो आप बहुत अच्छा कमाओगे। डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट डाल रहे हो, किस फील्ड में डाल रहे हो। आज आप वीडियो कैसेट्स बेचने लग जाओ तो चाहे आपकी हॉरोस्कोप कितनी भी ज़्यादा हो, आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि डिमांड चलता ही नहीं है। चलता ही नहीं है। आप वो ऑब्सलीट वाले पे काम कर रहे हो। बट अगर आप आज एआई के ऊपर काम कर रहे हो और आप उस लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होगे। बिल्कुल सही। ये डिफरेंस हो गया टाइम का। पहले एक टाइम था वीडियो कैसेट्स का, अब टाइम है एआई का। तो ये है। एआई से वैसे एक बात याद आई कि ना, मेरे पास कई लोग आजकल ये भी आता है कि हमने एआई से ना प्रेडिक्शन निकाली। भाई एआई से प्रेडिक्शन निकाल रहा है, ठीक है, अगर मजे लेने हैं तो ठीक है। वो गाइडेंस नहीं दे सकता तुम्हें बस। एआई जब आपको डेस्टिनेशन का रूट ढंग से नहीं बता पाता, गाइड नहीं कर पाता, तो आपको लाइफ का रूट कैसे बता पाएगा? दैट इज वाई यू नीड अ गाइड एंड अ मेंटर जो आपको बता सके कि क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आपको मैं एक सही बताऊं, एआई से आप हॉरोस्कोप भी बनाने लगोगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गलती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। सॉफ्टवेयर आपका ठीक निकाल देगा, आपका एआई नहीं, बिकॉज सॉफ्टवेयर आर स्पेशली मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन ओनली। एआई में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं आई, बट आ जाएगी, इट्स ओके। बट प्रिडिक्शन और वो ह्यूमन टच जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, जो पर्सन को देख के आप बता सकते हो, जो इस पर्सन से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसको कैसे, किस चीज़ में उसको कंफर्टेबल होगा, वो एआई अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ। बट आई नो, यू नेवर नो कि आगे जाके क्या होगा, बट प्रेजेंटली ऐसा नहीं है। और कब तक नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी। किसी भी चीज़ को आप समझने में या कनेक्ट करने में यू रिक्वायर इट। तो सर, सब बातों का, सारी डिस्कशन का सिर्फ एक सवाल मेरा जाते जाते, कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं भी है और उसको अपनी लाइफ को और बेटर करना है, तो एस्ट्रोलॉजी या कहीं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी उसे कैसे हेल्प करेगी? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में आके यही बात रह जाती है। मैं चाहे कितना भी कह लूँ, चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी चलो, चाहे कुछ भी कर लो, इट इज़ ऑलवेज मेकिंग अ लाइफ बेटर। या ठीक है ना। आपको अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में, तब भी आपको ठीक करनी है। अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू मेक इट बेटर, इट कैन हैपन। या इट्स लाइक कि गोइंग टू अ डॉक्टर व्हेन यू आर सिक, है ना। बट यू ऑल्सो गो टू अ न्यूट्रिशन जब आप सिक नहीं होते, बट अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को बेटर करना है। आप जिम इंस्ट्रक्टर के पास तब जाते हो, जिम तब जाते हो बिकॉज यू वांट टू मेक इट बेटर। अगर आप अपने आप को बेटर नहीं करे, देन यू आर एक्चुअली डाइंग। या इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। ये सिंपल सिस्टम है। अब एक मान लो एक ट्री है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो आपको ये पता है कि इट्स डाइंग। सो हमें अपनी लाइफ को बेटर तो करना ही है। जी। एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू अ रोड मैप। हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको ये बता सकते हैं विच फॉर एवरी इवेंट ऑफ लाइफ कौन सा टाइम पॉजिटिव है, कौन सा टाइम वीक है। तो आप अपने एफर्ट्स को कैसे उस टाइम पे मैनेज करते हो, कैसे आपको एक्सेलरेट करना है, कैसे आपको धीरे चलना है, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, वो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। इट्स बेसिकली गाइडिंग अ लाइफ कि आप लाइफ को कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। प्लस उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, उस पर आप एक्ट अपॉन कैसे करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी। सिर्फ मेरे बताने से या मेरे करने से मैं आपको चीज़ें कर दूं कि ये बता दूं, उससे फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। आप कितनी तरफ से भी उस पर एफर्ट डाल रहे हो नहीं डाल रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। क्लास में बच्चे को टीचर पढ़ा तो देगा, बट वो कितनी प्रैक्टिस घर जाके कर रहा है नहीं कर रहा, या उस पर वो अमल कर रहा है नहीं कर रहा, उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर नहीं कर रहा, वो हर एक बच्चे के अपने ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। क्लास में अराउंड 40 से 50 बच्चे होते हैं, तो सब पे टीचर तो सेम तरीके से पढ़ा रही है। अब हर बच्चा की ग्रैबिंग पावर या कह लीजिए उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए तरीका सबका अलग अलग है। अगर ग्रैस्पिंग पावर जिसकी कम है तो उसको क्या है, उसको थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने हैं। जिसकी ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा है उसको कम एफर्ट डालने हैं, बट एफर्ट सबको दोनों को डालने हैं। डालने हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में यू शुड ऑलवेज गो टू एस्ट्रोलॉजर इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ही कैन गाइड यू। यस, बट ऑब्वियसली इस पे एक बात है अंडरलाइन विद द स्टार, गो टू अ समबडी हु इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम और लॉजिकल और रीजनिंग के साथ हो। ओके। तो एक तो वो हो गया, इफ़ यू हैव एन अ प्रॉब्लम देन यू शुड गो, इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम देन यू शुड डेफिनेटली गो। अच्छा। क्योंकि आपको वो बता देगा कि आप अपनी लाइफ को और बेटर कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप अच्छे हो तो आपका ये उत्तरदायी और भी हो जाता है कि अपने आप को और अच्छा करना, बिकॉज जितना अच्छा होगे उतना ही लोगों की हेल्प कर पाओगे, उतना ही चीज़ों को अच्छा रखोगे।
सही बात है। इसलिए इट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर पार्ट। हम्म, अपनी लाइफ को बेटर करना, अपनी फैमिली के लिए, अपने सर्कल के लिए, अगर हम सब लोग अपनी लाइफ को बेटर करेंगे तभी एक देश ग्रो होगा, तभी ह्यूमन जो हमारी कम्युनिटी है वो ग्रो होगी। बिल्कुल सही। तो अगर आपको पीस चाहिए, आपको लाइफ में बेटरमेंट चाहिए, देन यू एवरीवन हैज़ टू वर्क अपॉन इट। सिर्फ एक के करने से नहीं होगा। बिल्कुल सही। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे ताकि हम और भी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जान पाएँ आपसे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और साथ में अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।